आइए अब एक आम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं और हमारे साथ इसके लिए जुड़ रहे हैं फिरोज़ अजीज़ साहब, जॉइंट सीईओ आनंद राठी वेल्थ के। फिरोज़ जी बहुत बहुत स्वागत है। सर पहले तो ये बताइए, रुपये के ये लेवल सोचा तो नहीं था कि यहाँ तक स्थिति पहुँचेंगे, लेकिन ये कितनी कंफर्टेबल और कितनी अनकंफर्टेबल है सर एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से? दीपक थोड़ी अनईजी है, ओके, बट फेयर है। ऑफ कोर्स एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 87 और 88 के बीच में रहेगा। ये मान के मैं भी चल रहा था, क्योंकि अगर आप डेरिवेटिव मार्केट देखते हो, जो हम क्लोजली ट्रैक करते हैं डॉलर रुपी का, तो जो ऑप्शंस बिल्डअप थे और जो वॉल्स और फॉरवर्ड्स पे प्राइस हो रहे थे, इट वाज वेरी क्लियरली इंडिकेटिंग दैट आरबीआई इंटरवीन करके इसको इस रेंज में रखेगी। बट वो रेंज ब्रेक हो गई जब आरबीआई ने इंटरवेंशन मना कर दिया, नहीं किया। सो लिटिल अनईजिंग। बट आप अगर देख रहे हैं, जैसे मैं सुन रहा था सर को, जो दूसरे गेस्ट साहब थे वो कह रहे थे कि भाई बहुत डिप्रिशिएट हो गया इस साल। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, इस साल डिप्रिशिएट हो गया। अगर मैं 3 साल की बात करूं, 1 जनवरी 2024, 2024 नहीं 23, तो 82.6 का भाव था। आज है 89 का, 89.7 का। तो ऑलमोस्ट 8 रुपए का आपको डिप्रिसिएशन, 7 से 8 रुपए का डिप्रिसिएशन मिला है। तो पर एनम डिप्रिसिएशन सिर्फ 2.5% हुई है फॉर द लास्ट 3 इयर्स। ये मान के चले कि एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रिंसिपल जो है ना फाइनेंस की, उसको कहते हैं इंटरेस्ट रेट पैरिटी। इसको याद रखना चाहिए हर दर्शक को। इंटरेस्ट रेट पैरिटी, इसके बारे में पढ़ना भी चाहिए। इंटरेस्ट रेट पैरिटी ये कहता है कि जो भी इंटरेस्ट की डिफरेंशियल होती है उस कंट्री, दोनों कंट्रियों के बीच में, उतनी आपकी करेंसी डिप्रिशिएट होगी। अगर इंडिया की 10 ईयर जी से 7 की थी और यूएस की 4 की थी, तो 3% की डिप्रिसिएशन मान के चले आप। यही कहता है इंटरेस्ट रेट पैरिटी। और आप 30 साल का भी डेटा निकाल के देख लें, ये इंटरेस्ट रेट पैरिटी को होल्ड करता है। हर साल नहीं करता है, बट 3-4 साल के पॉकेट में करता है। सो आई एम नॉट टू वेरी अनप्लेजेंटली सरप्राइज्ड, बट या मार्जिनल सरप्राइज फॉर श्योर। ओके अब सर मैं थोड़ा सा कारोबारी नज़रिए से भी, इन्वेस्टर से, हर किसी से पूछ रहा हूँ। माना कोई कंपनी विदेश में माल बेच रही है, अभी उसे आने वाले डॉलर का कितना हिस्सा अभी से लॉक कर लेना चाहिए सर? इस पे अगर कोई आप राय दे पाए। देखिए, मेरे हिसाब से काफी टाइट रेंज में रहेगा। हाँ। अगर आप अपनी डॉलर को हेज करते हैं, फॉर एग्जांपल एक एक्सपोर्टर है, उसको $100 मिलने वाले हैं 6 महीने बाद, तो उसको अगर वो हेज करता है, बोलता है मैं 6 महीने बाद मैं अपने डॉलर बेचूंगा और रुपया खरीदूंगा, क्योंकि 6 महीने बाद पेमेंट आएगी, तो उसको ना के सिर्फ 89.7, बट उसको प्रीमियम मिलता है 91, 92 के भाव का। तो अगर वो 91, 92 का भाव लॉक इन करना चाहता है, ये क्यों होता है? ये एग्जैक्टली इंटरेस्ट रेट पैरिटी की वजह से होता है। तो 87, 89.7 ही इतना अच्छा दाम लग रहा है। बट अगर आप बोलते हो 6 महीने बाद मैं डॉलर दूंगा, क्या दाम मिलेगा आपको फ्यूचर मार्केट में? 89.7 नहीं, और 1.5-2 रुपया ज्यादा मिलेगा आपके डॉलर को। ये इंटरेस्ट रेट पैरिटी की वजह से होता है। तो क्या उसको लॉक इन करना चाहिए? मेरे हिसाब से लॉक इन करना चाहिए। कितना हिस्सा लॉक इन करना चाहिए? अगर आपके 6 महीने की जो भी इनफ्लोज है वो आप लॉक इन कर सकते हैं, उसके आगे की प्लीज लॉक इन ना करें। क्योंकि अगर आप आरबीआई को देख रहे हैं, लास्ट नवंबर से इस नवंबर तक आरबीआई ने $50 बिलियन के सप्लाई की है। इंटरवीन करके डॉलर खरीदे नहीं है उन्होंने, डॉलर बेचे हैं। राइट, $50 बिलियन के डॉलर बेचे हैं। तो मेरा ये मानना है कि आपको 6 महीने के तक के आपकी फ्लोज हैं, उसको आप लॉक इन करें। ज्यादा लालसा रख के 1 साल के और 1.5 साल के फ्लोज आपको लॉक इन नहीं करने हैं। आपको हर मूव के बाद अपनी रणनीति बदलनी होगी। तो इसीलिए ईदर यू लॉक इन 6 मंथ्स ऑफ कैश फ्लो जो डॉलर में आने वाला है, या फिर 50% ऑफ 1 ईयर, जो भी वॉट एवर, जो अभी आप सही समझें, डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस यू आर इन। अब सर जरा एसआईपी वालों के लिए बता दीजिए सर, क्या स्ट्रैटेजी हो? खास तौर से डेट म्यूचुअल फंड में अभी कोई खतरा है? रुपया और गिरने से क्या घाटा हो जाएगा? क्या एक यंगस्टर की एसआईपी स्ट्रैटेजी हो इस वक्त? अगर आप डेट में हैं तो आपको इतना इम्पैक्ट पड़ने वाला है नहीं। देखिए, अब दीपक सर देखिए, आप 10 ईयर जीसेक जो है 6.4, 6.5 पे आ गया है। अब इसकी जो कोरिलेशन है फॉरेन एक्सचेंज से, अगर आप देख रहे हैं, क्योंकि डेट में पैसा बनता है यील्ड के आधार पे, और
तो डॉलर की और ईल्ड की जो कोरिलेशंस हैं वो इतनी क्लियरली एस्टेब्लिश नहीं होती है, नीदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव। अगर आप डेट में बैठे हैं, तो आप अगर क्रेडिट रिस्क फंड्स में बैठे हैं, तो थोड़ा आपको जिसमें आपने पेपर्स जो अनरेटेड पेपर खरीदे हुए हैं, जिनकी इतनी मजबूती ना हो, जैसे गवर्नमेंट और ट्रिपल ए पेपर में ही रहना चाहिए आपको डेट फंड में, ये मेरा मानना है। क्योंकि एक प्राइवेट क्रेडिट की जो इंडस्ट्री है वो थोड़ी ज्यादा बलून कर रही है, इट्स वेरी डिसकंफर्टिंग फॉर मी। ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड में वैसे पेपर कम है, बट एआईएफ के माध्यम से लोग करते हैं। सो कमिंग टू योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि डेट फंड की इन्वेस्टमेंट्स में ज्यादा परेशान ना हो, उसमें अगर आपके पास ट्रिपल है और जीसेक है तो बिल्कुल फिक्र करने की बात नहीं है। रहा सवाल एसआईपी जो आप इक्विटी में कर रहे हैं, उसमें आप प्लीज जारी रखें। ये जो गुड न्यूज आ रही है, बैड न्यूज आ रही है, ऑल्टरनेटिवली आ रही है, उसकी वजह से आपके एसआईपी की वॉलेटिलिटी बढ़ी है। लास्ट 1 ईयर में वॉलेटिलिटी की वजह से एसआईपी को 3 से 4% का फायदा हुआ है इस वॉलेटिलिटी और रुपी कॉस्ट एवरेजिंग से। और जितनी वॉलेटिलिटी इन्फ्यूज होगी, उतना ज्यादा एक एसआईपी इन्वेस्टर लमसम इन्वेस्टर से ज्यादा बेहतर होगा। और इंडियन रिटेल जो है, आप देख रहे हैं कि ज्यादातर पैसा एसआईपी के माध्यम से ही डाल रहा है। 30,000 करोड़ एसआईपी से आ रहे हैं और 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ आ रहे हैं लमसम से। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट एसआईपी और वॉलेटिलिटी का जो अच्छा दोस्ती का रिश्ता है, उससे फायदा हो रहा है, ना कि नुकसान। अच्छा सर, बहुत सारे क्योंकि रेमिटेंस का भी एक बहुत बड़ा एक हिस्सा रहता है और आम आदमी से कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है, तो जिन लोगों के यार दोस्त रिश्तेदार परिवार में लोग हैं जो विदेशों में हैं, उनको क्या कहें सर? अभी एफसीएनआर में डॉलर डालने के लिए बोलें या बोलें कि भाई इंतज़ार कीजिए अभी? मेरा तो यह मानना है दीपक जी, अब जैसे हम भी एक लिस्टेड कंपनी है, तो आपने शायद देखा हो ना देखा हो, हमने भी अपनी यूके की सब्सिडरी स्टार्ट की है। ये बहुत अच्छा मौका है कि इंडिया में आप पैसा भेजें। इस भाव पे अगर आपको मिल जाए रुपया, तो आपके लिए और अच्छी बात है। तो आगे चलते हुए 2 से 3% की डेप्रिसिएशन का प्रावधान जरूर करें। इंडिया की इक्विटी 1 साल से कोई रिटर्न नहीं दी, अंडर परफॉर्म कर रही है। तो माना जो भी अंडर परफॉर्म करता है, उसको दिल कहता है कि मत खरीदो, दिमाग और किताबें कहती है कि उसी को खरीदो जिसने इतना अच्छा, जो घोड़ा आज नहीं भागा है वो रेस्ट कर रहा है, वो उसमें एनर्जी है, वो जब जब वो भागने लगेगा तो दूसरों को ओवरटेक करेगा, हाँपेगा नहीं। तो मेरा ये मानना है कि आपको अगर विदेशों में पैसा है आपका, आपके एनआरआई दोस्त हों, तो उनको काउंसिल करें कि इंडिया की इकोनॉमी अच्छी है, इंडिया की मार्केट इतनी चढ़ी हुई नहीं है। माना कि वैल्यूएशन की कंसर्न थी, बट जी। अर्निंग्स आ गई। सो आई वुड से रेमिटेंस के लिए बहुत बेहतरीन मौका है। मार्केट नीचे के स्तरों पे और डॉलर भी नीचे, डॉलर अच्छे स्तरों पे और रुपी नीचे के स्तरों पे, तो आपको अच्छे प्राइजेस मिल रहे हैं डॉलर में निफ्टी खरीदने के। तो बेशक करें, डोंट हेजिटेट टू रेमिटेड। ऑल राइट सर, मेरे 2 और सवाल हैं, छोटे छोटे जवाब आपसे चाहूँगा। गोल्ड की बात भी कर लेते हैं सर। गोल्ड को पोर्टफोलियो हेज में हेज के रूप में कितना % रखना अभी ठीक है? मतलब कितना % रखें कि नुकसान ना हो? 10%, 15%, 20%? क्या आपकी सलाह होगी सर? दीपक सर, मेरा थोड़ा सा आंसर थोड़ा अलग होता है इस पे। आधा आपका डेट का हिस्सा आप गोल्ड में रख सकते हैं। आधा? अगर आधा डेट का हिस्सा, अगर आपकी 40 डेट है तो आप 20 तक गोल्ड जा सकते हैं। अगर आपके पास 20 ही डेट है तो 10 गोल्ड है। ओके। मैक्सिमम आधा आपका डेट का हिस्सा आप गोल्ड में डालें, इक्विटी का हिस्सा गोल्ड में ना डालें, बिकॉज लॉन्ग टर्म में गोल्ड अंडर परफॉर्म करेगा इक्विटी को, आउट परफॉर्म करेगा डेट को। ये डेट और इक्विटी के बीच में गिरता है गोल्ड। तो दैट्स व्हाई हाफ योर डेट मनी स्टैगर करके डालिएगा, बिकॉज 4,275 पे गोल्ड डॉलर में है, बट स्टैगर करके डालना है। ये मेरी सलाह होगी गोल्ड में। ऑल राइट सर, एक आखिरी सवाल। 90 का मार्क क्या होगा सर? और अगर हो गया तो मार्केट में कोई पैनिक सेलिंग की संभावना तो नहीं देख रहे सर आप फिर? सेंटिमेंटली 90 हैज एन इम्पैक्ट होने की अच्छी खासी संभावना है स्ट्राइकिंग डिस्टेंस पे, बट इससे कोई डोमिनो इफेक्ट या कैस्केडिंग इफेक्ट आएगा, मेरा मानना है बिल्कुल नहीं। उसकी बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच। एक एक्सपोर्टर पे हमने पूछ लिया था, एक आखिरी इंपोर्टर्स वाला भी आ गया हमारे पास। जो इंपोर्टर क्लाइंट्स हैं सर, उनको कितने महीने का फॉरवर्ड कवर अभी लेना चाहिए? उस पर आपकी क्या सलाह होगी? मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए अब ओके। इंपोर्ट करना, बिकॉज अगर आप इंपोर्टर हैं तो आपको डॉलर फ्यूचर मार्केट में खरीदने हैं, तो प्रीमियम देना पड़ता है, और जो बेच रहा है डॉलर फ्यूचर में उसको प्रीमियम मिलता है।
तो आप अगर वापस 87 88 जाए तब आप जरूर बन खरीदें। अब आपको खरीदने की इतनी जरूरत नहीं है, 1-2 रुपए का रिस्क आपको लेना पड़ता है, बट आई डोंट थिंक यू शुड एज एन इंपोर्टर यू वुड वांट टू पे अ प्रीमियम इन द फ्यूचर्स मार्केट। ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही संक्षेप में आपने बहुत सारे सवालों का जवाब दे दिया। थैंक यू सो मच। एज ऑलवेज आपका वैल्यूएबल समय हमें मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू दीपक सर।